नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अभी ये बात पता चला कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी एयरक्राफ्ट्स के लिए मॉड्यूलर शेल्टर्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है और इसके लिए वो अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला कर चुके हैं। अब आमतौर पर हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग एयरवेज मौजूद है उन सभी में हार्डन शेल्टर्स मौजूद है, जिनके अंदर एयरक्राफ्ट को सेफली स्टोर करके रखा जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट को एनवायरमेंटल रियर एंड टियर यूज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही इसकी एक और फायदा ये होता है कि दुश्मन को ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट मौजूद है और अगर इन पर बम भी गिराने की कोशिश की जाती है तब भी एयरक्राफ्ट सेफ रहते हैं। लेकिन ऐसे हार्डन शेल्टर्स को बनाने के लिए वक्त और पैसा दोनों लगते हैं। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ जिन नए मॉड्यूलर शेल्टर्स को एक्वायर करने की बात की जा रही है, इनको इजीली एक्वायर किया जा सकता है और इजीली इनको डिप्लॉय भी किया जा सकता है और कम समय के अंदर इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि ये हार्डन शेल्टर्स की तरह दुश्मन की एयर रेड से एयरक्राफ्ट को सेफ नहीं रख सकते हैं, लेकिन इससे एयरक्राफ्ट को एनवायरमेंटल रियर एंड टियर इशू से बचाया जा सकता है और साथ ही खास करके इनको नए फॉरवर्ड एयरवेज में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जहां पर तुरंत ही नए शेल्टर्स को और हैंगर्स को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये मॉड्यूलर शेल्टर्स होने की वजह से इनको इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकेगा और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लिया जा सकेगा। अब फॉरवर्ड एयरवेज में अगर हम हमारे एयरक्राफ्ट को ऐसे ही रैंप पर पार्क करके रखते हैं तो दुश्मन सैटेलाइट के जरिए पता कर सकता है कि उस एयरवेज में हमारे कितने एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, कहां पर मौजूद और कौन कौन से एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन ऐसा शेल्टर्स को बनाने के बाद या कंस्ट्रक्ट करने के बाद दुश्मन की सैटेलाइट्स को या दुश्मन की सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स को एक तरीके से ब्लाइंड किया सके, क्योंकि वो क्लियरली ये पता नहीं कर सकते हैं कि उस एयरवेज में और उस हैंगर के अंदर किस एयरक्राफ्ट को रखा गया और कौन कौन से एयरक्राफ्ट को वहां पे डिप्लॉय किया गया। तो हमारी फॉरवर्ड एयरवेज में जो एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे उनके बारे में दुश्मन के पास जो इनिशियल इंटेलिजेंस होगा वो मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही खुलेआम इनको डिप्लॉय करेंगे तो वो क्लियरली इसको पता कर सकते हैं कि वहां पे हमने कितने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करके रखा हुआ है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट वहां पे रखे गए, जिस वजह से वो उनको काउंटर करने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी एविएशन विंग की तरफ से एक फ्रेश आरएफआई को इशू किया गया था, जिसमें आर्मी एविएशन विंग की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की स्टैंडर्ड की कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी लीज पर लेने का फैसला किया जा रहा है। अब आप सब जानते होंगे कि पहले से ही हमारी जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्लेटफॉर्म है वो सभी चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर है और ये रिटायरमेंट के काफी करीब आ चुका है और कुछ तो अभी रिटायरमेंट के टाइम को भी पार कर चुके हैं, जिनको अभी वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और टाइम पर नए हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट ना करने की वजह से अभी हमको मजबूरी में इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिनको शायद 2027 तक रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो आरएफआई को इशू किया गया था, इसमें आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर्स को डायरेक्टली ना खरीदकर लीज पर लेने का जो कारण बताया गया था वो संतुष्टिजनक नहीं लग रहा है। जिसमें आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी आर्मी इस वजह से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सेगमेंट की हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेके ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है और इसी वजह से आर्मी अभी फॉरेन मेड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने की कोशिश करने वाला है। लेकिन जहां तक बात रही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन की, तो इसमें एचएएल की कोई गलती हमको फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को ऑर्डर नहीं किया गया है और इनिशियली ऐसे बस 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने का ऑर्डर किया गया था, जिनमें से 6 शायद इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली थी और 6 इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाला था और इन 12 के 12 हेलीकॉप्टर्स को 1 साल के अंदर ही तैयार कर दिया गया था। बाकी बात रही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म की शॉर्टेज की, तो इसमें आर्मी और एयरफोर्स की कई टेंडर है जो कि आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि कई सालों से फाइनल नहीं हो पा रहे। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की लाइट यूटिलिटी प्रोग्राम हो, इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम हो या फिर आर्मी का प्रोग्राम हो, इन सभी टेंडर्स को आज तक फाइनल नहीं किया गया था, जिनको करीब 5 से 10 साल पहले फाइनल कर देना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर्स की अभी शॉर्टेज हमको देखने को मिलने वाली और इसके लिए हम एचएएल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अभी तक फॉर्मली आर्मी की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए एचएएल को ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया था। तो हम एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के ऊपर इस बेसिस पर सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर तेजस की बात होती तो वो अलग बात होता, लेकिन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सेगमेंट में हम एचएएल को दोष यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिनको इंडियन नेवी की मेन सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। अभी हमारे पास ऐसे 12 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्ट्स को मेनली इंडियन नेवी लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्वेलेंस और
अंडर वाटर एक्टिविटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट्स में एयर टू सरफेस वेपन भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और अभी हम इसमें हार्पून जैसे एंटीशिप मिसाइल के साथ साथ मार्क 54 जैसे टॉर्पीडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको दुश्मन के शिप्स और सबमरीन्स को दूर से ही टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इंडियन नेवी की तरफ से इसमें इंडियन मेड वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें अभी ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए स्टडी किया जा रहा है। ब्रह्मोस के अलावा कुछ प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन भी है जिनको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही है। अब हार्पून एक बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल होने वाली है, जो कि हार्पून से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और काफी तेज भी होने वाला है, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट करने के चांसेस काफी कम है। इस बीच डीआरडीओ की तरफ से भी कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम टू शॉर्ट रेंज की एंटीशिप मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम NASMMR है और इसे अभी आगे चल के हमारी P-8 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग भी की जा रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।